हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी दोस्तों? क्या हालचाल? तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने फिफ्थ लेक्चर पर। जी हाँ दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आज लास्ट लेक्चर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। आज हम बचे हुए जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जिसमें रेक्टिफायर, डायोड, क्लिपर, क्लैंपर, इन टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपने चारों प्रीवियस लेक्चर्स कवर कर लिए हैं और आपको ये सीरीज बहुत ही पसंद आ रही है। जो भी आपको इसके बारे में लगता है, इस सीरीज के बारे में फील होता है, वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को पूरा देखना है, इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, मैंने आपके लिए सोचा है कि मैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स आपके लिए स्टार्ट करूं। तो अगर आप लोग भी राजी हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा यस सर, इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, क्योंकि यूपीएमआरसी के पेपर को टारगेट अगर हम कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले आ रहा है मई के अंदर, तो अगर उसमें देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर मशीन का वेटेज ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं अपने बारे में बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। माय नेम इज ऋषभ अग्रवाल। आई एम करेंटली वर्किंग इन एमईएस एंड आई हैव आल्सो बीन सिलेक्टेड इन ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स। आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 7 years और मैं आप सभी को इलेक्ट्रिकल के लिए गाइड करता हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ऋषभ अग्रवाल डबल टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो भाई, ये पहला क्वेश्चन है, देखो इसको। इन द ब्रिज टाइप सर्किट शोन बिलो द डायोड इज कंसिडर्ड आइडियल। मतलब ये ब्रिज रेक्टिफायर दे रखा है आपको, है कि नहीं? इसमें कितने डायोड हैं? 4 डायोड है ना, तो ब्रिज रेक्टिफायर है ये। इसमें सारे डायोड्स आइडियल बोला है, मतलब कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। तो बोल रहा है द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स इज 4:1। देखो यहाँ पे 4:1 का टर्न्स रेशियो भी दे रखा है। बोल रहा है डीसी आउटपुट वोल्टेज, मतलब ब्रिज रेक्टिफायर का एवरेज आउटपुट वोल्टेज। पहली बात तो क्या होता है? तो ब्रिज रेक्टिफायर का एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होता है मेरे भाई? 2 Vm/π। हाँ या ना? यस सर, यही होता है एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो हमें Vm चाहिए। Vm कहाँ का वोल्टेज है? ये वाला, ये चाहिए। ये कब मिलेगा? जब 230 को यहाँ रेफर करके लाओगे। तो 230 को जब यहाँ रेफर करेंगे तो V सेकेंडरी V2 कितना मिलेगा? 230 इंटू 1/4, तो 230/4। और ये जो वोल्टेज आएगा ये कौन सा आएगा? आपकी आरएमएस वैल्यू आएगी। हाँ या ना? बिल्कुल, क्योंकि 230 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है ना, लेकिन हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू होता है √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू। √2 इंटू 230 इंटू 1/4, ऐसा कुछ आ जाएगा वीएम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी नॉट एवरेज कितना आ जाएगा भाई? अभी मैं इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू बनती है। देखो 2 इंटू √2/π इंटू 230/4। अब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से देखा है तो मैंने आपको बताया है कि ये जो 2√2/π है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 0.9। कितनी होती है? 0.9 होती है। और 0.9 इंटू कितना हो जाएगा? ये 230/4। 230 का आधा 115, 115/2 आ जाएगा। 115 मतलब 150, 57.5 का भी थोड़ा सा कम, मतलब लगभग लगभग 52 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नियर बाय आंसर क्या आ जाएगा? 52 वोल्ट। तो बस आपको यहाँ पे वोल्टेज का ध्यान रखना था भाई। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज निकालना था जो कि √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बताओ। अरे ये तो सिंपल सा है भाई। बोल रहा है नी वोल्टेज किसके बराबर होता है, मतलब नी वोल्टेज को और क्या बोलते हैं? तो देखो, तुमने नाम सुना होगा कट इन वोल्टेज, है ना? कट इन वोल्टेज, नी वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज, ये सारे के सारे जो है एक ही चीज है। जर्मेनियम के लिए कितना होता है ये? 0.3। सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 0.7। और गैलियम आर्सेनाइड के लिए कितना होता है? बताओ भाई। अगर प्रीवियस लेक्चर ढंग से देखे हैं और याद किया है उसमें सारा डेटा, तो कितना होता है? 1.2 वोल्ट। बिल्कुल करेक्ट। तो देखो आंसर कितना आ गया? बैरियर वोल्टेज हो गया। नी वोल्टेज को ही बैरियर वोल्टेज भी मान लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे ये बताइए, रिपल फैक्टर क्या है? रिपल फैक्टर एसी अपॉन डीसी का रेशियो है। डीसी अपॉन डीसी का, डीसी अपॉन एसी का, डीसी अपॉन एसी क्या है? रिपल फैक्टर जो है वो वीएसी अपॉन वीडीसी का रेशियो है। समझ गए ना? रिपल फैक्टर एसी अपॉन डीसी का रेशियो होता है। ठीक है, और फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर एवरेज, सॉरी, आरएमएस अपॉन एवरेज का रेशियो होता है। फॉर्म फैक्टर किसका रेशियो है? वी आरएमएस अपॉन वी एवरेज। क्लियर है? क्या रिपल फैक्टर को फॉर्म फैक्टर के तरीके से भी लिख सकते हैं? ऐसा कुछ सुना है क्या? तो इसका आंसर तो देखो, चलो ए हो जाएगा। रिपल फैक्टर बराबर होता है
अंडर रूट के अंदर फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। अगर ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो रिपल फैक्टर है चाहे वो वोल्टेज में हो या करंट में हो, वो अंडर रूट के अंदर फॉर्म फैक्टर के स्क्वायर का -1 होता है, ठीक है। चलो बढ़िया। लो भाई, अभी अभी जो बताया उसी का क्वेश्चन आ गया, लेकिन आपको फॉर्म फैक्टर इसमें ढूंढना पड़ेगा कहां लिखा है। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। सी आंसर आ जाएगा, एकदम करेक्ट। सी आंसर कैसे आएगा, देखो ये क्या लिखा है, अंडर रूट के अंदर आरएमएस अपॉन वीडीसी, डीसी मतलब क्या, एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस अपॉन एवरेज क्या होता है, फॉर्म फैक्टर। तो अंडर रूट के अंदर फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 ही तो लिखा है ये, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो गया। तो रिपल फैक्टर के जो मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं तुम्हें, एक तो ये वाला और एक ये नीचे वाला, इन दोनों को नोट कर लेना, ठीक है। चलो भाई इस क्वेश्चन पे आ जाओ। कैलकुलेट दी एसी डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ ए डायोड, है ना, हमें एसी डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है डायोड का। अब डायोड का रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, कोई सा भी रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा वोल्टेज अपन करंट का रेशियो होता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड विल बी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। यहाँ पे एसी रेजिस्टेंस बोल रहा है ना, तो इस तरीके से लिख देते हैं, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, दैट इज डायोड का एसी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब चेंज इन वोल्टेज कितना है, देखो 0.7 से 0.9 हुआ, मतलब 0.9 माइनस 0.7, और करंट में चेंज कितना है 20 से 30, तो 30 मिली माइनस 20 मिली, तो ये कितना आ गया 0.2 डिवाइड बाय 10 मिली, तो कितना हो जाएगा भाई 200 अपॉन 10, ये आ जाएगा 20 ओम। क्लियर है, ऊपर जाके 1000 हो गया, 1000 का मल्टीप्लाई 0.2 में किया तो 200, 200 अपॉन 10 20 ओम करेक्ट आंसर आ गया इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेई के अंदर भी आया था, आई थिंक 2023 में आया था, 22 में, मतलब इन दोनों ईयर्स में से किसी के प्रीलिम्स में ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ। अब देखो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस ही निकालना है, लेकिन क्या आपको यहाँ पे दो वोल्टेज और दो करंट दिए हैं, जी नहीं, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होता है ना, उसके दो फॉर्मूले होते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ ए डायोड, कौन कौन से। पहला होता है आर एसी रेजिस्टेंस या डायनेमिक रेजिस्टेंस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, जिसका यूज करके अभी हमने कैलकुलेट किया। और दूसरा क्या होता है, ईटा वीटी अपॉन आई एफ। याद कीजिए ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया है इन्हीं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में। तो ये वाला एसी रेजिस्टेंस कितना होता है, ये होता है ईटा वीटी अपॉन फॉरवर्ड करंट। तो ईटा क्या होता है, ईटा जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। ईटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, और 2 होता है मेरे भाई किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, आर ए सी बराबर सिलिकॉन का दे रखा है ना, तो 2 आ जाएगा। और वीटी कितना होता है, वीटी होता है 26 मिली वोल्ट, टेम्परेचर है 300 केल्विन का, वीटी बराबर होता है 26 मिली वोल्ट एट टी बराबर 300 केल्विन। तो ये वैल्यू भी याद रख लेंगे हम लोग, ठीक है। ये चीजें भी मैं आपको बता चुका हूं पहले। तो 26 मिली और करंट नीचे कितना दे रखा है भाई 2 मिली, कितना आंसर आ गया 26 ओम आ गया। है सिंपल, अगर फॉर्मूला पता है तो आसानी से क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, चलो भाई आंसर आ गया बी। इस क्वेश्चन को बताओ, इसको आप लोग थोड़ा सा सोचो एक बार, देखो किस तरीके की वेवफॉर्म इसमें बनेगी। ऐसे क्वेश्चन देख के अच्छे अच्छे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें। तो कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो ये आपको इनपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म दे रखी है, ठीक है ना, पहले इसको लेना है और फिर दूसरा इसको लेना है बस। तो पहले इनपुट वोल्टेज कितना लेना है 10 वोल्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट ले लो। जब इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट होगा तो प्लस माइनस है, यहाँ पर 10 वोल्ट आ जाएगा। तो देखो एनोड पर कितना आ रहा है 10 और कैथोड पे कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 यहाँ पे 2, तो ऑब्वियस सी बात है डायोड क्या हो जाएगा हमारा, ऑन हो जाएगा इस कंडीशन में। अगर डायोड ऑन हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया तो हमारा कैसा बना सर्किट, ऐसा बन गया। अब आप मुझे बताइए क्या पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, बिल्कुल होता है। तो देखिए ये जो वी नॉट है, ये वी नॉट यहीं पर तो है, ये जो वी नॉट है यही तो वोल्टेज है इसके अक्रॉस जो आ रहा है, मतलब वी नॉट वो किसके बराबर आ रहा है 10 वोल्ट के बराबर आ रहा है ना, पैरेलल में है ना दोनों, तो वी नॉट कितना आ गया 10।
तो इनपुट जब 10 वोल्ट होगा तो वी नॉट भी 10 होगा, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं नेगेटिव की। अब वी नोट कितना है, वी इनपुट कितना है -2। जब वी इनपुट -2 है तो आप मुझे बताइए डायोड क्या होगा। इसकी जगह -2 है और यहां पर तो 2 ही है, यहां पर -2 है, तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। करेक्ट। अगर डायोड ऑफ हो गया तो यहां पे तो ओपन सर्किट आ जाएगा। अब आप ही बता दो भाई, वी नोट कितना आएगा। देखो ये 2 वोल्ट है, ये 1 के है, यहाँ पे तो ओपन सर्किट पड़ा हुआ है, तो वी नोट किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ 2 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। आगे बात समझ, क्योंकि 1 किलो ओम के अक्रॉस तो कोई ड्रॉप ही नहीं होना, कोई करंट ही नहीं आ रही है, क्योंकि ओपन सर्किट पड़ा हुआ है, तो वी नोट सिर्फ और सिर्फ बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा 2 वोल्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। पहले 10 और फिर 2। समझ गए। तो इस तरीके से करना है, अलग अलग सर्किट को एनालिसिस करना है, पहले एक इनपुट लिया फिर दूसरा, बस आसानी से हो जाता है ये क्वेश्चन। चलो आगे। अब इस क्वेश्चन को बताओ। देखो, द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड शोन इन फिगर इज 5 ओम। इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है। डीसी कंपोनेंट ऑफ द सोर्स करंट, मतलब यहां से जो करंट जा रही है, जो करंट जा रही है, इसका डीसी वैल्यू निकालना है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट करंट होती है, या सोर्स करंट कह लो, क्योंकि दोनों करंट सेम ही है, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, वो होती है IM अपॉन पाई। वोल्टेज कितना होता है, VM अपॉन पाई। तो करंट को लिख दिया IM अपॉन पाई, और IM क्या हो जाएगा, VM अपॉन रेजिस्टेंस और इनटू पाई। बस हो गया। अब रेजिस्टेंस क्या है, तो ये करंट में, करंट जब फ्लो करेगी तो डायोड का भी रेजिस्टेंस आ जाएगा, लोड का भी आ जाएगा। तो Vm कितना है भाई, और देखो Vm कितना दे रखा है आपको, कुछ दिया है नहीं, तो Vm अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 + 45 50 पाई। खत्म क्वेश्चन, ये आंसर आ गया। ठीक है, Vm अपॉन 50 पाई हो गया, सिंपल क्वेश्चन। चलो आगे। अगर इसकी आरएमएस वैल्यू पूछता तो क्या लिखते, आरएमएस कितना होता है, आरएमएस होता है IM अपॉन 2। तो ये कितना हो जाता है, Vm अपॉन 2R। तो आ जाता है Vm अपॉन R कितना है 50, तो 100 आ जाता है। तो अगर आरएमएस पूछता तो ये है, एवरेज उसने डीसी कंपोनेंट पूछा है, तो ये आंसर है। क्लियर। ओके। इस क्वेश्चन को देखो, बता दो भाई ये कौन सा डायग्राम है, किस चीज का डायग्राम है ये, द गिवन डायग्राम शोस। अबे बहुत सिंपल है यार, गोचू देख, यहाँ पे मेटल लिखा है, यहाँ पे सिलिकॉन एन टाइप का, मेटल सेमीकंडक्टर एन टाइप का जंक्शन है, क्या है ये, शॉर्ट की डायोड। और क्या बोलते हैं इसे, हॉट कैरियर डायोड, या शॉर्ट की बैरियर डायोड, या शॉर्ट की बैरियर, या हॉट कैरियर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देख रहे हैं ना यहाँ पे, जो जंक्शन की विड्थ है ये काफी स्मॉल है, और ये मतलब ये जो सिंपल है यहाँ पे काफी स्मॉल है ये, और ये एन टाइप सिलिकॉन है ये। ठीक है, एन टाइप सिलिकॉन बन रहा है। ओके, इस क्वेश्चन को बताइए, क्या क्वेश्चन दिया है यार, देखो। व्हाट इज द मिनिमम पीक इनवर्स वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर ए डायोड यूज्ड इन ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट यूजिंग ए सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर। मतलब एक सेंटर टैप्ड सर्किट बन रहा है। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर कुछ ऐसे बनता है ना। हाँ, तो ये D1 बन गया भाई, और ये D2 बन गया। अब 50 वोल्ट, 0 वोल्ट, 50 वोल्ट दे रखा है, मतलब यहाँ का 50 वोल्ट है, और फिर नीचे भी 50 वोल्ट है। आरएमएस दे रखा है ना, आरएमएस। आपको क्या पूछा है, पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, सेंटर टैप का पीक इनवर्स वोल्टेज सबको पता है 2 Vm। लेकिन यहाँ पे Vm कितना होता है, √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस, और आरएमएस वैल्यू कितनी है 50, तो 2 √2 इंटू 50 हो जाएगा, 50 इंटू है ना, 2 इंटू वीएम √2 इंटू आरएमएस, 2 50 दूनी 100 √2, 100 √2 कितना हो गया, 141.4 वोल्ट। आंसर कितना आ गया, ए। करेक्ट है, समझ में आ रहा है ना। चलो इस क्वेश्चन को बताओ, लोड फैक्टर, रिपल फैक्टर, वोल्टेज रेशियो, TOF क्या होगा। द रेशियो ऑफ
पावर डिलीवर्ड टू द लोड एंड AC रेटिंग ऑफ पावर सप्लाइड बाय द ट्रांसफॉर्मर। जब मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अभी कई लेक्चर ये लिए थे, इसमें TUF की डेफिनेशन बताई थी, उसी टाइम पे बताए थे, फिर से मैं वही लेके आया हूँ। TUF ये क्या होता है? DC पावर डिलीवर्ड टू लोड डिवाइड बाय वोल्ट एम्पियर इनपुट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। समझे? तो रेशियो ऑफ पावर डिलीवर्ड टू लोड एंड AC रेटिंग ऑफ पावर सप्लाइड। तो AC रेटिंग ऑफ पावर सप्लाइड मतलब जो आपको वोल्ट एम्पियर रेटिंग है वो, AC रेटिंग ऑफ पावर सप्लाइड बाय द ट्रांसफॉर्मर इन रेक्टिफायर सर्किट इज नोन एज TUF, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। चलो ये डेफिनेशन तो सिंपल है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी कराया गया है ना, DC पावर अपॉन वोल्ट एम्पियर रेटिंग, AC रेटिंग ऑफ पावर सप्लाई। आप मुझे ये बताओ हाफ वेव रेक्टिफायर का TUF कितना होता है? चलो बता दो, याद है? अबे याद है बोचू? हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर सेंटर टैप्ड का और फिर ब्रिज का, इन तीनों को बताओ। आ रहा है याद? 0.287। सेंटर टैप्ड का कितना है? 0.693 करके है, और ब्रिज का कितना है? 0.812 करके है। समझे? अगर नहीं है याद तो भाई याद कर लो, और कब करोगे, टाइम निकलता जा रहा है, समझे? चलो इसे बताओ। देखो ये भी कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, मतलब बिल्कुल सिंपल प्योर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फॉर्म किया है ना। कोई भी बच्चा इसमें कंफ्यूज हो सकता है कि एक्चुअली में क्या है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ प्योरिटी ऑफ द पावर आउटपुट ऑफ ए पावर सप्लाई। मतलब क्या ऐसा फैक्टर है जो कि प्योरिटी ऑफ पावर आउटपुट बताता है ऑफ ए पावर सप्लाई, आउटपुट पावर की प्योरिटी। तो आउटपुट में क्या चेक करते हैं हम? डीसी रेक्टिफायर में हम क्या चेक करते हैं? रिपल कितने हैं। तो रिपल फैक्टर ही तो प्योरिटी बताएगा, जितना ज्यादा रिपल फैक्टर होगा उतनी ज्यादा उसमें इम्प्योरिटी होगी, अशुद्धता होगी, और जितना कम रिपल फैक्टर होगा, जीरो होगा आइडियली, तो कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी, बिल्कुल प्योर होगा। तो बेसिकली रिपल फैक्टर की ही बात कर रहा है। तो आउटपुट में प्योरिटी को चेक करने का जो तरीका है वो किसके द्वारा है? वो रिपल फैक्टर के द्वारा है। आंसर हो जाएगा रिपल फैक्टर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय डायोड इन ए रेक्टिफायर सर्किट। बताओ भाई डायोड करता क्या है? अब देखो ऐसा क्वेश्चन एक ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन उसमें आया था एसएससी जेई के पेपर में, 2017 में आया था, 18 में आया था। तो उसमें आपको ये पूछा था कि जो कम्यूटेटर है वो कम्यूटेटर करता क्या है? एसी वोल्टेज को डीसी जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर रेक्टिफायर की तरह काम करता है ना, तो पूछता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में करता है या फिर एसी करंट को डीसी करंट में करता है। ये कम्यूटेटर के लिए पूछा था। ये ऑप्शन भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे आपको डायोड के बारे में पूछा है, रेक्टिफायर सर्किट के। अब यार देखो, हम बात अगर करें तो जो वेवफॉर्म है वोल्टेज की भी डीसी ही बनती है, करंट की भी डीसी ही बनती है, लेकिन डायोड एक्चुअली कन्वर्ट किसको करता है? तो डायोड वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को डीसी में करता है, करंट को एसी को डीसी में करता है। तो हम लगाते क्या है सप्लाई? वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स? सर हम तो वोल्टेज सोर्स लगाते हैं। तो इसीलिए जो डायोड है वो भी वोल्टेज को ही कन्वर्ट करता है, ना कि करंट को। वोल्टेज की वजह से करंट की वेवफॉर्म भी डीसी जैसी आती है, लेकिन हम सप्लाई जो देते हैं हम रेफरेंस तो उसी को लेंगे ना। तो वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो वोल्टेज को ही डीसी में करता है, तो इसीलिए लिख देंगे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू डायरेक्ट वोल्टेज, ना कि ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। यहाँ पे लिखा है ना ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू डायरेक्ट करंट। अच्छा ये तो ऑप्शन ही गलत लिख दिया है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू डायरेक्ट करंट लिख दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली वोल्टेज को करता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में करता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें? ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या आएगा इसका आंसर? ये डायोड की करंट निकालनी है ये वाली, तो सिंपल नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है। तो देखो सिलिकॉन का डायोड दिया है ना, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा? ये 0.7 वोल्ट का। तो करंट कितना आ जाएगा? 8 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 2.2, मतलब 7.3 डिवाइड बाय 2.2, तो ये 22
44, 66, 77, 3.5 के आसपास कुछ आएगा, 3.32 मिली एम्पियर। ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा। आगे चलते हैं भाई, इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये क्वेश्चन मजेदार है, इसको बताइए। और याद रखना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको बताया है, तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर आप खुद ही तो सॉल्व करा देते हो, हमें टाइम ही नहीं देते, तो वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर करा करो, फिर आगे सॉल्यूशन देख लिया करो। तो देखो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है इतने का, है ना, तो वी आर एम एस, ये कितना दे रखा है आपको, वी एम साइन ओमेगा टी होता है ना, मतलब वी ए सी बेसिकली, जो सप्लाई वोल्टेज है वी एस, वो वी एम साइन ओमेगा टी होता है, तो 200 साइन 314 टी दिया है। मैक्सिमम वोल्टेज ये है, इज अप्लाइड टू ए हाफ वेव रेक्टिफायर को अप्लाई किया है, विच इज इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। ठीक है, तो एक डायोड है और लोड का रेजिस्टेंस है 100। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट अज्यूमिंग एन आइडियल डायोड, मतलब डायोड के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, ना डायोड का कोई भी रेजिस्टेंस है, तो सर्किट कैसा बनेगा, सिंपल, एक डायोड है और एक रेजिस्टेंस है 100 ओम। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉप। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस करंट कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मेरे भाई, आई एम अपॉन 2। आई एम क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन आर, तो कितना आ जाएगा भाई, वी एम दे रखा है 200 अपॉन 2 इंटू रेजिस्टेंस है 100, तो आंसर आ गया 1 एम्पियर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है ना। तो डायोड के इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, रेक्टिफायर या क्लिपर क्लैंपर वाले सर्किट्स में ऐसे क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा आ जाते हैं। आगे चले, अगर एवरेज पूछता तो आई एम अपन पाई कर देते, बस सिंपल। ये बता दीजिए ये क्या है। हाँ, मैं क्लैंपिंग और क्लिपर की बात कर रहा था ना, तो बताइए, देखिए क्लैंपिंग जो प्रोसेस है ना, ये क्या करती है, तो देखो दो तरीके की चीजें होती है, एक होता है क्लिपर, एक होता है क्लैंपर। जो क्लिपर होता है वो क्या करता है, क्लिपर एम्पलीट्यूड को लिमिट करता है, क्लिप कर देता है पोर्शन को, जैसे कोई वेवफॉर्म है, मान लीजिए इस तरीके से है ये, ठीक है, ये वेवफॉर्म मैंने क्लिपर के थ्रू गुजार दी, तो ये वेवफॉर्म कैसी हो सकती है, ये वेवफॉर्म ऐसे बन सकती है, ये वेवफॉर्म ऐसे बन सकती है, मतलब पीक उसका क्लिप हो गया, ये वेवफॉर्म ऐसे बन सकती है। तो बेसिकली जो भी वेवफॉर्म है उसका शेप ही चेंज हो जाता है, जैसी वेवफॉर्म थी अब उसका शेप चेंज हो गया, कोई ना कुछ पोर्शन क्लिप हो गया, तो एम्पलीट्यूड लिमिटर कहते हैं इसे। मतलब यहाँ पे कुछ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, यहाँ पे कुछ एम्पलीट्यूड था, तो यहाँ पे अब एम्पलीट्यूड कम रह गया, यहाँ पे तो उतना ही है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम रह गया, यहाँ का तो जीरो ही हो गया, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो क्लिपर को एम्पलीट्यूड लिमिटर कहते हैं। लेकिन क्लैंपर जो होता है वो क्या होता है, क्या क्लैंपर किसी भी एम्पलीट्यूड को छेड़ता है, वेवफॉर्म की शेप को चेंज करता है, जी नहीं, क्लैंपर केवल क्या करता है, इंसर्ट डीसी लेवल, इसलिए इसे डीसी री इंसर्टर भी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि ये वेवफॉर्म है कोई, ठीक है ना, अब ये वेवफॉर्म है, इसको मैंने एक क्लैंपर से गुजार दिया, तो क्या होगा कि मान लीजिए, क्या पता ये वेवफॉर्म अब ऐसी हो गई हो, ऐसी, या फिर मान लीजिए क्या पता ये वेवफॉर्म ऐसी हो गई हो, ऐसी, तो क्या हुआ, वेवफॉर्म का शेप तो सेम ही है ना, बिल्कुल, लेकिन वो या तो ऊपर खिसक गई है या नीचे खिसक गई है, तो शेप चेंज नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ डीसी वैल्यू +1 +2 +3 का मैग्नीट्यूड ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो क्लैंपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए एन, क्या इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूसिंग डीसी लेवल इनटू एन एसी सिग्नल, समझे, ये ऐड करता है, इंट्रोड्यूस करता है, एक डीसी लेवल इंट्रोड्यूस कर देता है किसी भी एक एसी सिग्नल में, इनपुट एसी सिग्नल में, क्लियर है ना। एसी लेवल इंट्रोड्यूस नहीं करता, एसी लेवल इंट्रोड्यूस नहीं करता, डीसी इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन डीसी सिग्नल में नहीं, इनपुट में एसी सिग्नल रहता है उसमें डीसी इंट्रोड्यूस कर देता है। तो बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्लियर है, समझ में आ गया ना, क्लैंपर और क्लिपर। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये भी बेसिक रेक्टिफायर सर्किट का क्वेश्चन है,
इसमें आपसे क्या बोल रहा है भाई, इन ए थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर फीडिंग रेजिस्टिव लोड। तो थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है ये। देखो, एक होता है सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। मैं रिपल फ्रीक्वेंसी लिखता हूं, ठीक है। रिपल फ्रीक्वेंसी मतलब आउटपुट की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, आउटपुट वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी क्या क्या होगी अलग अलग सर्किट्स की। तो सबसे पहला ले लेते हैं सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, एफ के। फिर सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी होती है 2f। समझ गए। फिर आता है थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसका क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा 3f। और थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर का कितना होता है बताओ, 4f। अबे नहीं बच्चों, फुल वेव रेक्टिफायर का 6f होता है। ये 6 पल्स देता है आउटपुट में, तो इसका हो जाएगा 6 टाइम्स f। यहाँ पे थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का पूछा है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है, तो आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 400 बोले तो 1200 हर्ट्ज। आंसर इज सी। क्लियर, ओके। चलो इस क्वेश्चन को बताओ। द करेक्ट फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसमें आपको डायग्राम देख के ये पहचानना है कि इनमें से करेक्ट सर्किट कौन सा है। तो देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूं क्या होता है। अपोजिट डायोड्स आर इन सेम डायरेक्शन। जो अपोजिट में डायोड्स लगे होते हैं ना, वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। देखो, क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, जी नहीं। क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, जी नहीं। तो ये दोनों खत्म ऑप्शन, बिल्कुल। क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, जी हाँ। क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, जी हाँ। ठीक है। लेकिन अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है ना, ये इसको और इसको जोड़ दे रहा है। मान लो मैंने प्लस सप्लाई दी, ऐसे दी सप्लाई, तो यहाँ पे प्लस आ गया। जब यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया, आप मुझे बताओ कौन सा डायोड ऑन होगा। क्या कोई सा भी ऑन होगा इसमें, ऑब्वियस सी बात है कोई सा भी ऑन नहीं होगा, है ना। कोई सा भी ऑन नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, क्या है, क्योंकि दोनों के कैथोड पे प्लस जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्शन भी गलत है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। जब यहाँ पे हम प्लस सप्लाई माइनस देंगे, यहाँ पर प्लस आएगा तो ये ऑन हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे माइनस आएगा तो ये वाला ऑन हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से बस चेक करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए। नॉर्मली द आउटपुट ऑफ एन रेक्टिफायर इज डैश व्हाइल द आउटपुट ऑफ यूपीएस इज डैश। जो रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, रेक्टिफायर क्या करता है मेरे भाई, रेक्टिफायर में इनपुट कैसा होता है सर, रेक्टिफायर में इनपुट होता है एसी और आउटपुट कैसा होता है डीसी। और यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये एक डीसी बैटरी की तरह है ना। ये चार्ज को स्टोर करके रख लेता है। तो जैसे आपके घर में लाइट चली जाती है, कंप्यूटर में यूपीएस होता है, तो वो कुछ देर तक कंप्यूटर को ऑन रखता है। तो कंप्यूटर किस सप्लाई पे ऑन होता है, एसी सप्लाई पे। तो यूपीएस क्या देता है, आउटपुट में एसी देता है, और इसके इनपुट कैसी मिलती है, डीसी। इन्वर्टर रहता है ना, तो इन्वर्टर में क्या रखते हैं हम, अलग से डीसी बैटरी बैंक रखते हैं। तो इन्वर्टर की तरह है ये। यूपीएस क्या है, बेसिकली एक इन्वर्टर, डीसी को स्टोर करके रखता है और एसी जब भी लाइट चली जाती है तो जरूरत पड़ने पे एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज डीसी एंड यूपीएस का एसी। कहाँ है डीसी एसी, सी। तो ये आपका सी आंसर आ गया। समझ में आया। चलो अब इस क्वेश्चन को बताओ। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, क्लिपर, क्लिपर क्या करता है, एम्पलीट्यूड को क्लिप कर देता है। तो देखो क्लिपर सर्किट यूजेस एन अरेंजमेंट ऑफ डैश एंड डैश अलोंग विद रजिस्टर टू क्लिप ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म। बताइए क्लिपर सर्किट किसका यूज करता है। तो क्लिपर सर्किट, देखो मैं एक क्लिपर सर्किट आपके सामने बनाता हूं। ये एक क्लिपर सर्किट है, ठीक है। मैं आपके सामने एक क्लैंपर सर्किट भी बना देता हूं। ये एक क्लैंपर सर्किट है। सो बेसिकली क्लिपर के अंदर क्या यूज होता है, रजिस्टर। और क्लैंपर के अंदर क्या यूज होता है भाई, कैपेसिटर। तो क्लिपर सर्किट यूजेस एन अरेंजमेंट ऑफ डैश एंड डैश अलोंग विद रजिस्टर। रजिस्टर तो दिया ही है, और क्या क्या दिख रहा है इसमें, डायोड दिख रहा है और बैटरी दिख रही है। तो क्या आता है, डायोड कैपेसिटर नहीं,
डायोड इंडक्टर नहीं, डायोड वोल्टेज सोर्स जी हाँ। क्लिपर के अंदर डायोड होगा, रजिस्टर होगा, वोल्टेज सोर्स होगा। क्लैंपर के अंदर कैपेसिटर होगा, डायोड होगा और वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स तो इनपुट में है, तो ये दोनों जनरली कैपेसिटर और डायोड रहते हैं इसके अंदर। तो क्लिपर सर्किट और क्लैंपर सर्किट के अलग अलग सर्किट बनते हैं, सीरीज क्लिपर, शंट क्लिपर। डायोड सीरीज में आ रहा है तो सीरीज क्लिपर, डायोड पैरेलल में आ जा रहा है तो शंट क्लिपर। तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपको तो जो मैंने मेथड बताया था वो वेवफॉर्म को कैसे बनाते हैं वेवफॉर्म, बस वो वाला मेथड पकड़ो और बाकी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये वाला क्लास इज ओवर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए। इन 5 लेक्चर के हमने फ्रॉम बेसिक से बिल्कुल लास्ट तक मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ठीक, जो कि आपके आगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको इन लेक्चर्स को देख के सच में अच्छा फील हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई क्वेश्चंस के थ्रू मेरा काफी सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है और आपको और ज्यादा गहराई में चीजें अगर कवर करनी है और अपने एग्जाम में बिल्कुल क्लियर करना है एग्जाम को, तो भाई आप इस वाले रिवीजन कोर्स को परचेस कर लो। ठीक है, आप इस कोर्स की मदद ले सकते हैं। ये मेरे एप्लीकेशन इंजीनियरिंग इनोवेशन पर अवेलेबल है। ओनली 400 रुपीज का इंजीनियरिंग मतलब इलेक्ट्रिकल का, इससे बेस्ट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा मेरे भाई, नहीं मिलेगा। तो अगर आपको थ्योरी बहुत अच्छे से अपने पेपर के पहले रिवाइज करके जानी है तो इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और आज के क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ऋषभ अग्रवाल डबली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें यार, इसको लाइक करें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। जो भी आपको डाउट है कुछ प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरे इस टेलीग्राम हैंडल पर। कहाँ है ये रहा, ये दे रखा है @ऋषभ अग्रवाल ऑफिशियल। ऋषभ अग्रवाल ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल को आप मैसेज करो, मैं आपके डाउट का आंसर करूंगा। ओके, चलिए बाय दोस्तों, टेक केयर। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और अब हम इलेक्ट्रिकल मशीन से स्टार्ट करेंगे, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सीरीज को अच्छे से कंटिन्यू करिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, थैंक यू।